इतना कुछ है नहीं, इतना हवा बनी है। यूपीएससी अगर देखा जाए तो सेल्फ स्टडी से ही होता है। तो आप यूपीपीसीएस का सबसे पहले तो यही है कि कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख मिल रही है पर तारीख नहीं मिल रही है। वो वाली तारीख जिस तारीख पे एग्ज़ाम हो जाए, पहले मार्च फिर से अक्टूबर और अब हो के दिसंबर। अब क्या पता दिसंबर में होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो इस पर घोर विरोध है कि एग्ज़ाम समय का बच्चा समय का ख़राब हो रहा है और आने वाले समय में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे टाइम, पैसा और आशा सब का सब पानी में बह रहा है। और इस टाइम बच्चा कहता है ना कि अपने आप में ये सोच रहा है, यूपी गवर्नमेंट पे हंसी आ रही है कि ऐसी गवर्नमेंट क्या वाकई में एग्ज़ाम कराना चाहती है बच्चों के साथ, जो गवर्नमेंट अपना चुनाव 1 महीने के अंदर करा ले रही है। आज देख रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, सोचिए उसका इलेक्शन वो 1 दिन में कराने की बात कर रही है। सोचिए कि 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं फॉर्म भर रही, 10 लाख की जनसंख्या फॉर्म भरने में वो एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। मुझे लगता है कि आयोग को, इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए कि भैया लो तुम्हारा एग्ज़ाम करा, सबसे बड़ी। तो स्टूडेंट के क्या मुद्दा हैं इसमें? स्टूडेंट इसमें नॉर्मलाइजेशन के लेके बहुत लड़ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है, नॉर्मलाइजेशन है क्या? नॉर्मलाइजेशन ये है कि जो एग्ज़ाम 2 दिन ये घोषित कर रहे हैं, 7 और 8 दिसंबर। 7 और 8 दिसंबर का मतलब है कि जिस बच्चे का एग्ज़ाम 7 तारीख को है उसके लिए तो पेपर टफ है, आएगा दोनों 7-8। ये नहीं कहते हैं कि नहीं टफ 8 का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ है एक हिसाब से, क्योंकि टॉपिक वही रहेगा, आप टॉपिक नहीं बदल सकते, क्वेश्चन बदला जा सकता है। वो सोर्स कहाँ से ले रहे हैं क्वेश्चन का ये पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पारदर्शिता ऐसा भी नहीं कि सेकंड वाले में आपको बहुत अलग लाना होगा। अगर आप बहुत अलग ला रहे हैं सेकंड डे, वो भी एक अलग हो जाएगा कि भाई पहले वाले बच्चों का पेपर आसान था, दूसरे वाले बच्चों का कठिन था। क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब है कि समान एग्ज़ाम लेके उसमें से चयन करना कि बेस्ट कौन है। अलग अलग एग्ज़ाम लेके आप बेस्ट नहीं चुन पाएंगे। अलग अलग एग्ज़ाम में होगा कि कोई कठिन पेपर आ गया, कोई आसान पेपर आ गया, तो जो आसान पेपर है बच्चा वो कमज़ोर वाला पहुँच जाएगा आयोग में। फिर आपका एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है? इससे आप डायरेक्ट ही चुन लो जब आपको नकली कराना है। भाग भरोसे हो गया कि बच्चे का जिसका भाग अच्छा हुआ, जिसका अच्छा हुआ उस पेपर में बैठ गया, जिसका उस दिन हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको जब भाग एक से लिखना है तो आप मुंडी चुन लो कि ये बंदा अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, और आयोग में बैठा दो। आयोग एक हंसी का पात्र है। आयोग पे कह सकते हैं कि इस वक्त बड़ी शर्म की बात है कि उत्तम प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, उस प्रदेश में ऐसी स्थिति है एग्जाम को लेकर, बच्चों के भविष्य के लेके। इससे हमारा उग्र प्रदर्शन है, इससे हमें आत्मगिलानी की हम क्यों यूपी में रहें, हम क्यों यूपी फॉर्म भरे, इससे अच्छा किसी अन्य स्टेट में फॉर्म भर दें। आप देख रहे हैं बिहार जैसा प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, कितनी ज़्यादा सीटें निकाल दे रहा है और 2 महीने में एग्जाम करा लेता है। उत्तम प्रदेश कहा जाने वाला योगी जी का शासन 1 साल में एग्जाम नहीं करा पा रहा है, जो कि अगली वैकेंसी 2025 वाली भी आनी है, वो कब आएगी पता नहीं। और जो ये डेट दे रहे हैं उसके ठीक बाद आरओ है, बच्चा आरओ की तैयारी कब करेगा इसका भी कोई पता नहीं, और एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये भी कोई डिक्लेयर नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये डेट जो दिया है उस पर एग्जाम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में जो साफ साफ लिखा गया है कि अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो हम आपको अवगत कराएंगे। अवगत कराने का मतलब होता है कि वो डिसाइड नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। प्रेशर जरूर है, और आने वाले समय महाकुंभ भी है, तो वो एक बहाना है उनके पास कि हमारी सारी सिक्योरिटी महाकुंभ में लग गई तो एग्जाम बाद में करा देंगे, जो कि एग्जाम हो सकता है। एग्जाम का अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या उपाय है, एक आयोग के लड़के से कि कल का SDM DM है, आप यूनिवर्सिटी लीजिए। यूनिवर्सिटी जितनी सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बैठने की कैपेसिटी होती है। एक यूनिवर्सिटी मिनिमम 5-5 हज़ार बच्चे बैठ सकते हैं। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी ले लें, सरकारी स्कूल ले लें, बहुत आराम से 10 लाख के बच्चों की भीड़ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन इनकी मंशा एग्ज़ाम कराने की बजाय एग्ज़ाम को टाल के नौकरी ना देना है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरा बैकडोर से पैतरे निकाल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी आशाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो वो इलेक्शन में बोलते हैं कि हम बेरोजगार या बच्चों के युवाओं के साथ हैं, युवा कंधा देश है, भारत का युवा कंधा, उस कंधे को ये तोड़ रहे हैं। और जब कंधा टूट जाएगा, तो जब कंधा ही नहीं रहेगा तो हम देश को संभालेंगे किस कंधे? कैसे देश विकसित होगा? इससे ही नहीं हो पाएगा, तो बहुत शर्मनाक बात है। और मैं आयोग से विनम्र निवेदन करके एक उग्र निवेदन भी करता हूँ कि समय पे इस बार कम से कम एग्जाम ले ले, कि हमारे जो पोटेंशियल है एक समय रहते हुए यूटिलाइज हो जाए। कहते हैं कि जब उम्र निकल जाती है तो हम एग्जाम नहीं दे पाते, आयोग खुद नहीं लेता है। तो जब हमारा समय दिन प्रतिदिन निकल जाएगा तो हम क्या वो पोटेंशियल दे पाएंगे? कहीं ना कहीं गलती आयोग की है, हमारी नहीं है, लेकिन आयोग इसको हम पे माथा ठोक रहा है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर रहकर? मुझे अप्रोक्स 4-5 साल हो गए हैं यहाँ पे। आपका नाम थोड़ा बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित यादव जी, बताइए कि मतलब क्या ये कोचिंग के महाजाल में आके फंसना स्टूडेंट के लिए कहाँ तक उचित है? जैसे यहाँ बड़े बड़े कोचिंग है, बड़े बड़े, तो आप जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं या जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही सजेशन रहेगा
कि कोचिंग का तो एक तरीके से देखें तो बहुत सारी कोचिंग चल रही है। सारी कोचिंगें जो है अपना अपना कैपिटलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, अपना अपना धंधा हो गया है इनका। कोचिंग अगर देखा जाए तो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आज के टाइम में सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन कंटेंट कुछ जो बच्चे दूर दराज में हैं उनको पता नहीं है, तो उनके लिए कुछ आप बताना चाहें? दूर दराज वाले आराम से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन कंटेंट, कोई भी कोचिंग से जो है खरीद के ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, सारा कंटेंट उनके घर पहुंच जाएगा। अच्छा, आप कैसे तैयारी किए थे? ऑनलाइन किए थे या ऑफलाइन किए थे? मैं तो खैर इस जाल में फंस चुका था शुरुआत में। मैं एक्चुअली 12th करके आया था यहाँ पर, तो मैंने जो है सीधा दृष्टि ज्वाइन कर ली। हवा बहुत फैली थी दृष्टि कोचिंग की। क्या दृष्टि कोचिंग कितना सही है कितना गलत? जैसे बहुत सारे नाम हो रखा है बच्चे ने दे रखा, तो आपने तो किए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पैसों वालों के लिए सही है, गरीब लोगों के लिए सही नहीं है। शोषण करती है, डायरेक्शन दिखा देती है, उनके नोट्स कुछ काम नहीं आते हैं। सारा चीज़ जो है फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी वही है, सबको पता है घिसा पिटा कि यूपीएससी एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के अलावा स्टैंडर्ड बुक हैं, दो चार वीडियो डले हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, जैसे इकोनॉमी मोनाल सर हो गए और भी हैं सारे। पूरा मुखर्जी नगर भरा पड़ा है बुक से। तो और जैसे आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, तो ऐसे 2-4 स्टैंडर्ड बुक हैं, उन्हें पढ़ के और एनसीईआरटी पढ़ के आराम से क्लियर हो सकता है। तो आप कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक? मैंने अभी 2 दिए हैं। 2 अटेम्प्ट। तो अपनी मेंस लिखे हैं? अपने मेंस नहीं लिखा, पीटी अभी नहीं हुआ है। पीटी अभी हुआ है। तो कहाँ गलती कर रहे हैं थोड़ा बताइए। मैं एक्चुअली जीएस तो मेरा क्लियर हुआ है, लेकिन सीसेट में मतलब सीसेट में आप जा रहे हैं? जी जी। तो सीसेट कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए? सीसेट तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर देखा जाए तो एक्चुअली एस्पिरेंट क्या करता है कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले सीसेट की तैयारी करता है। अगर सीसेट देखा जाए तो पूरे ईयर में अगर देखा जाए तो शुरू से ही लेके चलना चाहिए, ये गलती हो जाती है। तो आप सीसेट के लिए कहाँ से क्या फॉलो करते हैं? कुछ फ्री कंटेंट के लिए बताएं आप स्टूडेंट को। मैंने एक्चुअली जो है सीजीएल की क्लास कर ली है। सीजीएल की क्लास वो मैं आदित्य रंजन सर से मैंने क्लास करी, तो वही कंटेंट है मेरा। तो बाकी का ओनली आईएएस पे कुछ वीडियो डली हैं, यूट्यूब पर पड़ी हैं, तो देख सकते हैं। पीवाई की वैसे अगर लगाएं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। चलिए ठीक है अंकित भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यूपी पीसीएस दे चुका हूँ, बिहार का 1-2 बार दे चुका हूँ और उत्तराखंड पीसीएस का दे चुका हूँ। उत्तराखंड से जैसे अपने मेंस भी बताएं के लिए 2022 वाले में। तो कैसे रणनीति कैसे रहा पढ़ने का आपका? क्या देखो यार, पहले तो मेरा मतलब जो एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं कोचिंग का सहारा लिया यहाँ पर। लेकिन कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि कोचिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और जो बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ें अपना, उसके बाद कोचिंग पे फोकस न रहे। ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस आधुनिक युग में जो कोचिंग का जो जाल फैला हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? कोचिंग मेरे हिसाब से कोचिंग क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखाती हैं कि 2 साल में बच्चे आईएएस बन जाएंगे। बच्चे गहने मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मजबूत नहीं होते, फिर भी इनके बहकाव आते हैं। 2 साल बाद जब कोचिंग खत्म होती है तो उनके सामने वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते अब क्या करें। अब बच्चे इस जाल में फंस के 5-6 साल बर्बाद करते हैं। जिस एज में वो किसी और फील्ड में जा सकते थे, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, हर चीज़ बर्बाद कर देते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, फिर यहाँ पे 4 ठेले लगाते हैं, बाकी सब काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि 1-2 साल यूपीएससी में दीजिए। ऑनलाइन हर इतना मटेरियल उपलब्ध है कि कोचिंग आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1-2 आप बता सके ऑनलाइन कुछ? ऑनलाइन बहुत से, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जैसे कि एक जो आप जैसे जियोग्राफी के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, नाम सुदर्शन गुज्जर करके, उनके मैपिंग की क्लासेस हैं। मृणाल सर की वीडियोस इकोनॉमी की, तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ जो है वहीं पे तैयारी। अपना एनसीईआरटी क्लियर करिए, पीवाईक्यू अपना देखिए। हाँ, अगर गाइडेंस चाहिए तो एक आध बार आइए, अपने सीनियर या किसी अपने यहाँ से जाकर बातचीत कीजिए। लेकिन कोचिंग का मुझे नहीं लगता कि उतना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बस यही है। मेंटरशिप वाला प्रोग्राम जो चलता है, बहुत सारे कोचिंग जो अब मेंटरशिप को आप शिफ्ट कर गया आपको। भाई मैं मेंटरशिप में 2-3 साल रहा हूँ, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो बस क्या है कि अपने एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। एग्ज़ाम अपने से निकलता है, अपने से बस थोड़ा गाइडेंस, सही दिशा में चीज़ें होती हैं। ऑथेंटिक बुक पढ़िए और नोट्स, हर चीज़ अवेलेबल है। आराम से रूम पर बैठिए, जहाँ पर आप हैं, घर पर हैं, रहकर पढ़िए। दिल्ली और बहुत जगहों पर आकर भटकाव बहुत होते हैं, ब्रोकरेज की टेंशन, खाने की टेंशन, बाकी रूम रेंट, अलग अलग चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि
बहुत चैलेंजेस है यार, मतलब इतना मेंटली प्रेशर से यहाँ पे आपको भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता है, मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर बच्चे गलत संगत में जाते हैं, नशा करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। इससे अच्छा घर रहिए, आराम से अपने घर वालों के साथ रहिए, पढ़ाई करिए, बस सिंपल सा तरीका है। और घर वाले भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, इस चेंज में ज़्यादा दबाव वबाव नहीं डालें। सही निर्णय है, गलत निर्णय थोड़ा बताइए आप। देखा जाए तो मतलब ठीक ही है, यहाँ से मतलब यहाँ इतना क्राउड वगैरह भीड़ भी है, और जो रूम का कंडीशन देखा जाए ना, जिस हिसाब से रूम है तो जिस हिसाब से रेंट ले रहे हैं ना, तो उस हिसाब से मतलब रेंट ज़्यादा ही है। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ के जो ब्रोकर हैं उनका जो बिहेव करते हैं ना मेरे साथ, अपने मतलब स्टूडेंट के साथ, तो उनका थोड़ा मतलब अलग ही हटके रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं रूम में जो रहता हूँ ना, फ्री में रहता हूँ। जैसे रेंट लेट हुआ 1 दिन 2 दिन, तो बोलते हैं अगले महीने रेंट रूम खाली कर देना। डायरेक्ट बोलते कि अगर इतना मतलब 1 दिन 2 दिन लेट हो गया ना, कि महीने तो रूम खाली कर देना। तो नोएडा आप गए हैं देखने के लिए हाँ, कि गया कितना हूँ, सेफ है, क्या मतलब सारा चीज़? मतलब वहाँ पे रेंट तो मतलब सेम ही है, इससे सस्ती है वहाँ। फिर उसके बाद भी वहाँ फैसिलिटी भी है, रोड मतलब रूम भी अच्छी कंडीशन में है, और मतलब वहाँ का साफ सफाई भी आपने देख रहा है। जैसे डी ब्लॉक है इसमें नेहरू विहार में, आपने देखो कंडीशन उसका क्या है। एमसीडी देखने आया था तो कंडीशन देखा क्या है, वहाँ पर गाय घूमती रहती है, वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, वहीं लाइब्रेरी चल रही है, मतलब तो इस हिसाब से जो गंदगी है उसके बावजूद भी मतलब यहाँ का मतलब जो रेंट है उस हिसाब से ज़्यादा ही है। इसके से कंपेरिजन में वहाँ नोएडा में मतलब नोएडा में कितना मिल जाता है उसे? नोएडा में जो मैंने वीडियो देखी है, मतलब मैं भी गया था, तो वहाँ एक एवरेज था पहले 4000-5000 में, पर यहाँ का जो मतलब स्टूडेंट गए हैं ना, तो वहाँ 8-9 के समथिंग हो गया है। क्या आप भी जाना चाहेंगे नोएडा या हो ये? जाएंगे भाई, ये दिवाली के बाद निकल रहा हूँ। वैसे आप किसी की वहाँ का तैयारी- मतलब ये रहा ना, जैसे मान लो पार्ट टाइम जॉब कर लो, जैसे मान लो कोई गांव से बिलोंग करता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि यहाँ मैनेज कर सके, तो उसका वो जैसे पार्ट टाइम जॉब कर लेगा, जैसे 4-5 घंटे का या 8 घंटे का, मतलब अगर क्लास उसका एंड हो गया तो जॉब करके भी मतलब वो मतलब तैयारी कर सकता है। तो मतलब तैयारी के साथ मतलब दोनों बेनिफिट ले सकता है। हाँ, बी प्लान भी और ए प्लान भी ले प्लान होना भी चाहिए भाई, इसमें हाँ। बी प्लान हो। और मतलब जैसे अपन मतलब जैसे उसका मैनेज नहीं हो रहा है, तो मतलब वो जॉब करके पार्ट टाइम जॉब कर लेगा 4-5 घंटे की, और उसके बाद स्टडी करता रहेगा, तो इससे बेस्ट ही रहेगा वो। अच्छा।